गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का जो टॉपिक है भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, उसकी स्टडी करेंगे। इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने डाइजेशन ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन का अध्ययन किया है। तो पाचन के फलस्वरूप जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो सरल भोज्य पदार्थों में टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा अर्थात पाचन के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स में, प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमीनो अम्ल में, वसा जो होते हैं वो बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, मोनो एवं डाइग्लिसराइड्स में टूट जाते हैं। और इस प्रकार से पाचन के फलस्वरूप जो जटिल खाद्य पदार्थ होता है वो सरल अवशोषण योग्य खाद्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ इस रूप में आ जाते हैं कि वो आहार नाल के द्वारा और मुख्य रूप से छोटी आंत्र के द्वारा उसकी आंतरिक जो सतह है उसकी झिल्ली से विसरित होकर रक्त एवं लसिका में पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को भोजन का अवशोषण कहा जाता है। अब भोजन के अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः मुख, गुहा एवं ग्रासनाल में कोई अवशोषण नहीं होता है। केवल कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो ही इस भाग के द्वारा, इन भागों के द्वारा अवशोषित हो सकती हैं। आमाशय में भी अवशोषण जो है स्टोमक में वो भी काफ़ी सीमित मात्रा में होता है अर्थात काफ़ी कम होता है और केवल ग्लूकोज है, जल है, अल्कोहल है, इनका ही सीमित मात्रा में अवशोषण किया जाता है। सर्वाधिक जो अवशोषण है लगभग पचित भोजन का 90% तक जो भाग अवशोषित किया जाता है वो छोटी आंत्र की सतह से अवशोषित किया जाता है। और जो छोटी आंत्र की जो आंतरिक सतह है उस पर जो श्लेष्मा के वृत्ताकार फलन, वृत्ताकार बलन और रसांकुर जो पाए जाते हैं विलाई, उनके द्वारा क्या होता है अवशोषण का जो क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो बिलाई की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जो उपकला कोशिका होती हैं बिलाई की, उस पर अनेक माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं और इनके कारण भी क्या होता है कि अवशोषण का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे अपन इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर बिलाई का डायग्राम दिया हुआ है तो इसमें जो है जैसे इस प्रकार के ये जो अपन देखें इसमें एक विलस की स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है ये अपन को एक विलस की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली। और ये इसमें जो आप देख रहे हो ये जो है ये एपिथेलियल सेल्स है और एपिथेलियल सेल्स की जो सतह है उस पर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको क्या माइक्रोबिलाई कहा जाता है। तो ये तो जो पूरा बिलाई है, एक को सिंगल को विलस बोलेंगे, जैसे ये जो है ये बिलाई है और इनकी जो एपिथेलियल जो सेल्स हैं जैसे ये वाली, तो यहाँ जो एपिथेलियल सेल्स की जो सतह है यहाँ पर जो पाए जाएंगे जो मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जिनको क्या बोला जाएगा, माइक्रोबिलाई बोला जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, इस बिलाई के अंदर जैसे ये जो आप देख रहे हो जैसे ये इसके अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरीज का नेट होता है और इसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। और जो रक्त केशिकाओं का जाल होता है उसमें दोनों ही मतलब वेन्यूल्स भी होती हैं, आर्टेरियल्स भी होती हैं और इसके लगभग बीच में क्या होती है, लैक्टियल्स होती है। जैसे ये जो है ये लैक्टियल्स है ये वाली। जैसे जब अपन अवशोषण की बात करेंगे ये बीच में जो है
ये आप देख रहे हो, ये नीले कलर की जो है ये वेन्यूल्स हैं, और जो रेड कलर की देख रहे हो ये क्या आर्टीरियोल्स है। तो जो कैपिलरीज का नेट है उसमें वेन्यूल्स भी हैं, आर्टीरियोल्स भी हैं, और इसके जो बीच में है वो बीच में जो है वो क्या लैक्टियल्स है। तो जब जैसे अवशोषण जो होता है, तो अवशोषण में जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंतिम जो उत्पाद है मोनोसैकेराइड्स हैं, वो मोनोसैकेराइड्स और प्रोटीन्स जिनके जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट जो हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। तो मोनोसैकेराइड और अमीनो एसिड्स जो हैं वो सीधे अवशोषित होकर के मतलब किस में आ जाएंगे, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, जो ब्लड है उसके अंदर अवशोषित होकर के आ जाएंगे। जबकि जो फैट्स डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, मोनोग्लिसराइड्स हैं, डाइग्लिसराइड्स हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो सीधा ब्लड में नहीं होता। उनका जो अवशोषण है वो किस में होता है, ये जो आपको दिख रही है वाइट दूधिया कलर की, इसको बोलते हैं लैक्टियल्स। इस लैक्टियल जो वेसल्स है इससे होता है। और लैक्टियल वेसल्स में जब ये फैट्स जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट जब ये अवशोषित होकर के भर जाते हैं, तो इस लैक्टियल वेसल्स का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, जैसा कि इसमें अपन को दिखाई भी दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है जो अवशोषण है वो मुख्य रूप से जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स के एंड प्रोडक्ट्स हैं मोनोसैकेराइड्स हैं, और प्रोटीन्स के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के फलस्वरूप जो बनते हैं अमीनो एसिड्स हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो बिलाई के द्वारा सीधा होगा, तो सीधे ये किस में चले जाएंगे, एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के अंदर आ जाएंगे। जबकि फैट्स डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट हैं फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स, वो सीधे ब्लड में नहीं आते। उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो किसके द्वारा होता है, लैक्टियल वेसल्स के द्वारा होता है। इसे इसके बाद अपन इसको आगे चलें तो देखें इसमें कि जैसे अमीनो अम्ल हैं, सरल पेप्टाइड हैं, ग्लूकोज हैं, ये आसानी से अवशोषित होकर कहाँ पर पहुँच जाते हैं, रक्त में पहुँच जाते हैं। जबकि बसी अम्ल, ग्लिसरॉल, मोनो एवं डाइग्लिसराइड का अवशोषण सीधा रक्त में न होकर लैक्टियल वेसल से होता है। इसके बाद जैसे विटामिन की बात की जाए तो अधिकांश जो विटामिन हैं B12 को छोड़ करके छोटी आंत्र की सतह से आसानी से अवशोषित हो जाती हैं। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जैसे अपन ने पहले पढ़ा है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा एक इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट किया जाता है, और उस इंट्रिंसिक फैक्टर का जो है फैक्टर्स का जो है वो डाइजेशन में तो कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, लेकिन वो विटामिन B12 के अवशोषण में क्या होती हैं, मतलब हेल्प करते हैं। मतलब उससे जो विटामिन B12 है उससे कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर देते हैं, और उसके बाद फिर उससे क्या होते हैं, जो विटामिन B12 है उससे इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या करते हैं कि विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। बाकी जो विटामिन B12 को छोड़ करके जितनी भी विटामिन्स हैं, चाहे वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हो या फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सतह से आसानी से क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद जैसे आगे देखें कि जैसे मैक्सिमम जो अपन पहले ही कह चुके हैं कि लगभग 90% जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस से हो रहा है। और इसका कारण ये भी है कि जो बलन और जो विलाई पाई जा रही है उसके कारण क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अवशोषण का क्षेत्रफल है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इसके बाद जैसे आगे चलें कि जैसे बड़ी आंत्र लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी जो सतह है उसके द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ का अवशोषण नहीं किया जाएगा, केवल जल का अवशोषण किया जाता है, और कुछ मात्रा में जैसे दवाइयाँ हैं, खनिज लवण हैं, उनका भी काफ़ी सीमित अवशोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मतलब कुल मिलाकर के जो अवशोषण की जो
प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा टॉपिक है इसमें भोजन का अवशोषण अपन ने देखा कि एब्जॉर्प्शन जो फूड है, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की आवश्यकता क्या होती है। तो इसकी आवश्यकता ये है कि जो प्राणी जो है जैसे भोजन लेता है तो भोजन लेने के बाद जो भोजन होता है वो सीधे ही अवशोषण योग्य नहीं होता है, उसको पाचन के द्वारा अवशोषण योग्य करने में बदल लिया जाता है। फिर उसका क्या अवशोषण किया जाता है जिससे वो सीधा जो मतलब पचित जो भोजन है वो या तो ब्लड में आ जाता है या लिम्फ में आ जाता है, लसिका में आ जाता है। और वहाँ से फिर क्या है कि जो पचित भोजन है उसको क्या कोशिकाओं को वितरित कर दिया जाएगा, जिसको अपन ने एक नई प्रक्रिया कहते हैं उसको एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड के द्वारा जो पचित भोजन है जो कि ब्लड और लिम्फ में आया है उसको क्या है फिर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और वहाँ पर सेल्स में फिर उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी और वह ऊर्जा जो है वो जीवों के लिए क्या होती है, जो जैविक क्रिया है उनको संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से ये जो जितनी भी प्रक्रिया हैं जो जैसे इंजेशन है, डाइजेशन है और या फिर एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे फिर लास्ट में जो होता है कि जैसे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको फिर एक प्रक्रिया होती है जिसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया, इजेशन। उसके द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग फिशेस के रूप में होता है और उसको इजेशन प्रक्रिया द्वारा बॉडी से थ्रू एनएस के क्या बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी स्टडी करेंगे। तो आप लगातार वीडियो देखते रहें। थैंक्स।